वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर 2 के फंगस पार्ट के बारे में। ठीक है ना। हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने मोनेरा पढ़ा जिसमें सारे बैक्टीरिया आते थे। हमने प्रोटिस्टा पढ़ा जिसके अंदर सारे के सारे यूनिसेल्युलर बट यूकैरियोटिक सेल्स आती थी। थर्ड, उससे एडवांस आएंगे एनिमल्स जिनको हम फंगस कहते हैं। ठीक है ना। फंगस जो है वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि सेल्स जो है वो मल्टी सेल्युलर हैं, एक से ज्यादा है। हाँ, कुछ एक ऐसे मेंबर्स भी होते हैं जिनमें सिंगल सेल मिलेगी एक्सेप्शनली, बट मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर मल्टी सेल्युलर। ठीक है, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते। कोई भी मेंबर इनका फोटोसिंथेसिस नहीं करता। इनके अंदर न्यूट्रिशन भी अलग अलग तरह से मिलेगा। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हो सकता है, ये डिकम्पोजर्स हो सकते हैं, सेप्रोफाइट्स हो सकते हैं। ठीक है, इनके अंदर न्यूट्रिशन ऐसे मिलते हैं। प्लस ये बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स है, ये टिश्यू नहीं बनाते। ठीक है ना, ये पूरा टिश्यू नहीं बनाते, ये लूजली अरेंज्ड सेल्स होती है इनके अंदर। ठीक है, ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स बॉडी से बाहर निकालते हैं, फिर फूड को डाइजेस्ट करते हैं और फिर सिंपलर फूड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ये कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पीछे देखिए मैंने फंगस जो है उसका एक डायग्राम बताया। ये फंगस होते हैं, डिकम्पोजर्स फंगस हो सकती है। कुछ एक फंगस ऐसे भी होते हैं जिनको खाया जा सकता है, और लेकिन कुछ एक फंगस ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा पॉइजनस होते हैं। तो कैसे होती है इनकी स्ट्रक्चर, क्या काम करते हैं, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, चल ठीक है, बात करते हैं फंगस की। ठीक है, फंगस जो है वो तीसरा किंगडम है जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर दिया गया है। इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो फंगस है जो दी गई है उसके बारे में हम बात करेंगे। फंगस जो होती है वो क्या होती है, सुनिए। आपने देखा होगा कि फंगस जो होती है वो कई बार रोटी पे, अचार पे या ब्रेड पे आ जाती है। ठीक है ना, कुछ ऐसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिनको हम बोलते हैं कि फंगस आ गई है, अब ये चीज खराब हो गई है, फेंक दो। तो फंगस जो होती है वो जनरली क्या होती है, फंगस मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, जिनके टिश्यू जो होते हैं वो लूजली अरेंज रहते हैं। अपनों ने ना जब जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था तब वहां पर अपनों ने टेबल देखी थी, तो अपनों ने देखा था कि फंगस जो होती है वो कैसी होती है, मल्टी सेल्युलर होती है, एक से ज्यादा सेल्स होती है, और उनकी सेल्स जो होती है वो पता है कैसे लगी होती है, ऐसे अरेंज रहती है, यू फिलामेंट के फॉर्म में, यू। तो ये मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, फिलामेंटस है, यू फिलामेंट्स होते हैं, ये फंगस होती है। ठीक है ना। ये सिंगल फिलामेंट जो होता है ना, इसको हम बोल सकते हैं हाइफी, इसको हम हाइफी बोल सकते हैं। ये सिंगल फिलामेंट्स हमें दिखता नहीं। सर ये डॉट क्या बना है बीच में, ये डॉट न्यूक्लियस है। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये न्यूक्लियस है, इसका मतलब क्या होता है, ये यूकैरियोटिक सेल्स है। लेकिन इसका जो सिंगल फिलामेंट है वो हमें नहीं दिखता है। लेकिन अगर इसका जाल बन जाता है ना, जब ये एक वेब बना लेती है, तो उसका जो वेब होता है उस वेब को बोलते हैं माइसीलियम। इसको हम माइसीलियम बोलते हैं, और ये जो माइसीलियम होता है ये हमें दिखाई देता है। तो फंगस जनरली क्या होती है, फंगस मल्टी सेल्युलर स्ट्रक्चर्स होती है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कह दूं तो मैं ज्यादा बेटर है, तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, और जो सेल्स होती है वो कैसी हो सकती है, सेल्स जो होती है वो यूकैरियोटिक होती है, और वो उनकी सेल्स जो होती है वो ऐसे फिलामेंट के फॉर्म में अरेंज रहती है। ठीक है ना। तो अगर मैं कुछ जनरल कैरेक्टर्स की बात करूं तो किंगडम फंगी, किंगडम ऑफ मल्टी सेल्युलर एंड डीकम्पोजर्स। पता है क्या, ये फंगस जो होते हैं ना वो मोस्टली डीकम्पोजर्स होता है। डीकम्पोज का मतलब क्या होता है, डीकम्पोज करने का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उस ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करना। ठीक है ना, अगर कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर है, कोई जानवर जो है मान लो वो सड़ गया, ठीक है ना, या कोई भी खाने की चीज जो होती है, ठीक है ना, ये उसको सड़ाती है, ठीक है ना, उसको डिकम्पोज करने का काम करती है, खराब करने का काम करती है, तो डिकम्पोजर्स है। तो ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसको डिकम्पोज करने का काम करती है, इसलिए इसको डिकम्पोजर्स कहते हैं। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। They have a eukaryotic cell of organization, correct? उनके पास क्या हो सकती है, eukaryotic cells हो सकती है। Their body is made up from numerous filamentous structures that are called hyphae. पता ना, इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसी होती है, लंबी लंबी फिलामेंट की जैसी होती है, जिनको हम हाइफे कहते हैं। A hypha may be divided into cells by a partitions called septa. आपको पता है यहाँ पर ये जो हाइफा होता है इसके अंदर बहुत सारी सेल्स हो सकती हैं। यहाँ पर देखो बहुत सारी सेल्स दिखाई दे रही होंगी आपको। तो यहाँ बीच बीच में क्या है, इसके बीच बीच में यहाँ पर ये सेप्टा है। तो अगर ये सेप्टा बन जाएंगे तो इनकी सेल्स जो होती है वो कैसे हो सकती है, बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड हो सकती है। ओके, द हाइफा हैज मेनी न्यूक्लियाई। हाइफा के अंदर क्या हो सकता है, बहुत सारे न्यूक्लियाई हो सकते हैं। ठीक है, यीस्ट हाउएवर सिंगल सेल्ड, यीस्ट एक्सेप्शन है। मोस्टली ज्यादातर तो क्या सारी की सारी फंगस जो होती है वो मल्टी सेल्युलर होती है, बट यीस्ट जो है वो इसका एक्सेप्शन है, वो यूनिसेल्युलर फंगस है, सिंगल सेल वाली फंगस है। ओके,
आगे बात करते हैं। अ ग्रुप ऑफ हाइफा फॉर्मिंग अ नेटवर्क इज कॉल्ड माइसीलियम। आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, अभी पीछे देखा था ना आप लोगों ने, कि अगर वो ऐसे जाल बना लेती है, फंगस के जो फिलामेंट्स होते हैं अगर वो ऐसे जाल बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस जाल को माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, ठीक है। माइकोसिट्स मीनिंग फंगस, यानी कि पीछे जो माइको वर्ड्स आता है ना, माइकोसिट्स, ठीक है, या माइकोसिटीज शब्द जो आता है वो फंगस को डिनोट करता है। आगे अपने फंगस के टाइप्स पढ़ेंगे, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो पीछे माइकोसिटीज जो वर्ड आता है वो फंगस को डिनोट करता है। करेक्ट। आगे देखिए, द सेल वॉल इज मेड अप फ्रॉम काइटिन एंड द पॉलीसैकेराइड। तो ये फंगस जो होता है वो काइटिन और पॉलीसैकेराइड की सेल वॉल जो होती है वो रखती है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया, ठीक है ना। तो फंगस की सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड से बनी होती है। Their mode of nutrition is heterotropic since they have the green pigment chlorophyll. कोई भी फंगस जो होती है ना वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती। जो फोटोसिंथेसिस नहीं करती तो अपना खुद फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाएगी। अगर वो अपना खुद फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाती है तो वो क्या कर सकती है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है। वो हमेशा और हमेशा फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहती है। ओके, द फंगी आर cosmopolitan and occur air, water, soil and on animals and plants। हर जगह मिलती है। ठीक है, इस वर्ड का मतलब होता है कि वो ज्यादातर मोस्टली हर जगहों पर मिलती है, यहाँ वहां हर जगह पर मिल सकती है। ठीक है, मोस्टली एयर, वाटर, सॉइल। हमारे ऊपर भी कई बार होता है, फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं हमारी बॉडी के ऊपर। ठीक है, या प्लांट्स के ऊपर भी वो डिजीज पैदा कर सकती है। ओके, दे प्रेफर टू ग्रो इन अ वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। जनरली फंगस जो होती है वो ग्रो कहां करती है, जहां पर वार्म और ह्यूमिड मॉइस्चर वाला जो एनवायरनमेंट होता है या गर्मी जहां पर होती है उन जगहों पर फंगस बहुत जल्दी ग्रो करती है। ठीक है ना। आगे देखिए, अगर मैं बात करूं कुछ हार्मफुल फंगी की जो नुकसान पहुंचाती है, फंगस कौन कौन सी होती है, देखो। पक्सीनिया ग्रामिनिस। पक्सीनिया ग्रामिनिस जो होती है वो ऐसी फंगस होती है जो व्हीट रस्ट डिजीज पैदा करती है। यानी कि पता है वो क्या करती है, वो गेहूं के दानों के ऊपर उगती है और गेहूं के दाने जो होते हैं उनका ब्राउन कलर का पाउडर बना देती है, जिसके कारण क्या होता है, गेहूं जो होता है उसके दाने डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो हमारे किसी काम के नहीं रहते। तो ठीक है ना, तो पक्सीनिया ग्रामिनिस जो होती है वो व्हीट रस्ट डिजीज पैदा करती है। इट ऑल्सो कॉज ब्राउन पैचेस ऑन लीफ एंड द स्टेम ऑफ व्हीट। ओके, इट डिक्रीजेस द यील्ड ऑफ व्हीट एंड मेक्स इट अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जिसके कारण ह्यूमन उसका यूज नहीं कर पाता है, व्हीट सारा का सारा खराब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए राइजोपस, जिसको हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। कई बार देखा होगा ना कि ब्रेड के ऊपर क्या हो सकता है, हरे हरे रंग के क्या होते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर के पैचेस बन जाते हैं, वो फंगस होती है, राइजोपस है वो फंगस। ठीक है ना, द ब्रेड मोल्ड इट ग्रोस ऑन ब्रेड इफ द ब्रेड इज एक्सपोज्ड टू अ वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस एज अ कॉटनी मास डेवलप्स इन अ फ्यू डेज। दिस व्हाइट कॉटन मास लेटर डेवलप्स इनटू द ग्रेइश ब्लैक कलर। तो शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में तो ये कॉटन के जैसे दिखाई देते हैं, फिर ये कॉटन के जो कॉटन के जैसे फिलामेंट्स होते हैं वास्तव में फंगस फिलामेंट्स होते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये ग्रेइश ब्लैक कलर के या कभी कभी ग्रीनिश भी दिख सकते हैं अपने को। तो ये ग्रीनिश ब्लैक कलर के फिलामेंट्स में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो जाते हैं। ये ब्रेड को खराब कर देते हैं। तो राइजोपस नाम की एक फंगस होती है जो ब्रेड को खराब कर देती है। द व्हाइट स्पॉट सीन ऑन द मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासाइटिक फंगस एल्ब्यूगो। बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्ब्यूगो जो होता है वो ऐसी फंगस होती है जो सरसों जो होता है, मस्टर्ड जो होता है उसकी लीफ पर व्हाइट व्हाइट पैचेस जो होती है वो जो है वो उत्पन्न करती है। ठीक है, वो कॉज करती है। ये एक पैरासाइट फंगस है जो मस्टर्ड लीव्स के ऊपर व्हाइट स्पॉट पैदा करती है। देखो कहां दिखाता हूं मैं आपको, आगे है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर इस जगह पर देखिए, ये मस्टर्ड लीफ है, इसके ऊपर देखिए ये व्हाइट व्हाइट कलर के पैचेस हो गए। ठीक है ना, किसके कारण होता है, एल्ब्यूगो के कारण होता है। ठीक है, आगे देखिए, फिर ये बोलता है इन ह्यूमंस स्किन डिजीज लाइक अ रिंगवॉर्म। आपको पता है ह्यूमंस के अंदर जो होता है वो भी फंगल इंफेक्शन हो सकता है स्किन के ऊपर। ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं रिंगवॉर्म। एंड एथलीट्स फुट डिजीज, ये एक एथलीट फुट डिजीज होती है, ये भी फंगल इंफेक्शन होता है। दे आर कॉज्ड बाय फंगी। ये फंगस के थ्रू होने वाली ऐसी डिजीज है जो ह्यूमंस के अंदर होती है। ये कुछ हार्मफुल फंगस होती है जो कि अलग अलग एनिमल्स प्लांट्स के अंदर क्या कर सकती है या ह्यूमंस के अंदर डिजीज पैदा कर सकती है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे के सारे फंगस जो होते हैं वो हार्मफुल है। कुछ फंगस जो होती है वो अच्छी भी होती है। ठीक है ना, तो हम बात करते हैं बेनिफिशियल फंगस की।
द सर्टेन मशरूम्स, मशरूम आपने खाया होगा ना, मशरूम देखिए कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। मशरूम्स जो होता है ना वो एक फंगस है, ठीक है ना। इसका पूरा नाम होता है अगैरिकस कंपासिट्रस। दे आर एडिएबल, ये एडिएबल होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सर सारे के सारे फंगस जो होते हैं वो खाने लायक होते हैं, या इवन पता है क्या सारे के सारे मशरूम भी खाने लायक नहीं होते, ठीक है ना। एक मशरूम होती है जिसका नाम होता है अमानिटा मस्कारिया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया था 2016 के अंदर। अमानिटा मस्कारिया जो होता है वो एक ऐसी मशरूम होती है जो बहुत ज्यादा पॉइजनस होती है, तो कोई भी मशरूम देख करके उसको खाने लग जाना, दैट इज नॉट अ गुड ऑप्शन, ठीक है ना। तो सारे मशरूम्स भी एडिएबल नहीं होते हैं, खाने लायक नहीं होते, ठीक है। यीस्ट, ये फंगस होती है, सिंगल सेल वाली फंगस अभी देखी थी, ठीक है ना। यीस्ट आर यूज्ड फॉर द फर्मेंटेशन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रेड, बियर एंड सोया सॉस, चीज एंड वाइन। इन सबको बनाने के लिए क्या होता है, यीस्ट काम में आती है, ओके। इसके बाद देखिए माइकोराइजा आर द फंगी एसोसिएटेड विद द रूट्स ऑफ प्लांट्स, यानी माइकोराइजा जो होता है वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या होता है पता है क्या? सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि एक साथ रहना और एक साथ रह करके एक दूसरे को फायदा पहुंचाना, ठीक है ना। आगे भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन आएगा, उसको हम लाइकेन कहेंगे। माइकोराइजा क्या होता है पहले तो मैं ये समझा देता हूं, ठीक है। देखो सुनिए, आपको पता है अभी अभी अपने ने ये चीज पढ़ी भी कि फंगस जो होती है वो हेटेरोट्रॉपिक होती है, वो अपना खुद का फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाती है। तो भैया ये अलग अलग जगहों से क्या करती है, अपना फूड लेती है। मान लो एक बहुत बड़ा ट्री है, बहुत बड़ा पेड़ है, ओके। पहले तो मैं इसे बनाता हूं, बहुत बड़ा ट्री है कोई, करेक्ट। तो जब इससे बहुत बड़ा ट्री होगा तो इसकी रूट्स जो होंगी वो भी बहुत बड़ी बड़ी होंगी, ओके, करेक्ट है। रूट्स भी बहुत ज्यादा बड़ी होंगी। यहां पर क्या होता है, जो फंगस होती है वो क्या करती है, इन रूट्स के अंदर आके रहने लग जाती है। इन रूट्स के अंदर क्या करती है फंगस जो है वो रहने लग जाती है। तो सर प्लांट जो होता है वो क्या इस फंगस को आने देता है? हाँ, प्लांट को खुद को फायदा मिलता है। यहाँ पर सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात चल रही है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, एक साथ रह करके एक दूसरे को फायदा पहुंचाना। तो यहाँ पर फंगस अगर प्लांट को फायदा देगी, नुकसान नहीं करेगी, तो प्लांट जरूर इसको आने देगा। और यहाँ पर फंगस को भी तो कहीं ना कहीं तो देखा जाए तो फायदा हो ही रहा होगा, तभी ये फंगस इस प्लांट की रूट के अंदर आकर के रह रही है। तो अगर प्लांट जो होता है, अगर प्लांट की रूट्स के अंदर फंगस जो होती है वो आती है और रहती है, और उनका जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसको हम माइकोराइजा बोलते हैं। अब हम इन दोनों के बेनिफिट्स की बात करते हैं, ठीक है ना। ये फंगस जो है वो यहां पर आके रहती है तो क्या होगा, सुनिए। जो प्लांट्स हैं ये फंगी है, मान लो ये फंगी है रेड कलर की, और जो ग्रीन कलर का है मान लो वो है प्लांट की रूट्स, ठीक है। ये प्लांट रूट्स है। फंगस जो होता है ना, फंगस जो होता है उसका काम क्या होता है, फंगस एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करती है किसको, फास्फोरस को। वो फास्फोरस को एब्जॉर्ब करती है और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करके प्लांट को देती है, क्योंकि प्लांट के लिए फास्फोरस एब्जॉर्ब करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो फंगस कहती है कि देखो ये काम मैं कर देती हूँ, तो फास्फोरस एब्जॉर्ब करती है और प्लांट को देती है। और प्लांट क्या करता है, प्लांट जो होता है वो फंगस को शेल्टर देता है। शेल्टर का मतलब क्या होता है, रहने के लिए जगह देता है, प्लस वो कुछ फूड कंपोनेंट जो होता है, जो प्लांट फूड बनाएगा उसका कुछ पोर्शन जो होता है वो भी फंगस को देता है। तो बताओ दोनों को फायदा है ना। तो ये जो एसोसिएशन है जो फंगस का और प्लांट की रूट्स का है, इसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। तो यही चीज जो है वो हम यहां पढ़ रहे हैं, देखिए। Mycorrhiza are fungi associated with the roots of plants. Roots benefit in getting minerals from the environment, while the fungi get food from the plant in return through the such association. हालांकि इसके साथ जो फूड होता है उसके साथ वो शेल्टर भी लेती ही है, ठीक है ना, प्लांट की रूट्स में रहती है। तो ये माइकोराइजा होता है। तो यहाँ पर देखो फंगस जो है वो कोई हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट नहीं कर रही, वो बेनिफिशियल है प्लांट्स के लिए। इसके बाद न्यूरोस्पोरा हैज बीन अ फेवरेट एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ऑफ जेनेटिक्स। न्यूरोस्पोरा जो होता है वो एक ऐसी फंगस होती है जिसका जेनेटिक्स में एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जेनेटिक्स वही जिसमें अंदर जीन्स, डीएनए, आरएनए क्या इफेक्ट कॉज करते हैं, इन सब चीजों का यूज किया, इन सब चीजों के ऊपर स्टडी की जाती है। तो वो जेनेटिक्स की स्टडी के लिए न्यूरोस्पोरा जो होता है वो यूज ली जाती है, ठीक है ना। इसीलिए न्यूरोस्पोरा जो होता है ना, इसको ना हम प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला बोलते हैं।
पहली बात तो सर प्लांट किंगडम नहीं चल रहा है यहाँ पे, और ऊपर से ड्रोसोफिला जो है वो क्या नाम आ गया यहाँ पे, सुनिएगा ध्यान से। यूरोस्पोरा को क्या बोलते हैं? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ध्यान से सुनना, क्यों? फंगस है ना, फंगस, इसको पहले प्लांट्स के साथ में रखा गया था, ठीक है ना, इसको पहले प्लांट्स के साथ में रखा गया था, आपको पता है क्यों? क्योंकि इसके ऊपर सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल के कारण इसको जब प्लांट्स के साथ में रखा गया था तो इसको एज अ प्लांट भी कभी कभी कंसिडर कर लिया जाता था। तो जब ये नाम दिया गया था तब क्या था, वो उसको प्लांट के साथ ही रखा गया था, इसीलिए यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। तो प्लांट किंगडम शब्द तो पता है कहां से आ गया, क्योंकि इनको प्लांट के साथ रखा गया था। अभी ड्रोसोफिला जो होता है वो क्या है? ड्रोसोफिला जो होता है इसको फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, ठीक है ना। आगे ना आप 12th में पढ़ोगे कि टी.एच. मॉर्गन थे, ठीक है ना, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक्स के ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट किए थे, और उन्होंने अपने जो भी एक्सपेरिमेंट करके जो प्रूफ्स निकाले थे वो किसके बेस पर निकाले थे? उन्होंने एक फ्रूट फ्लाई, जिसको हम फल मक्खी बोलते हैं और उसका ही साइंटिफिक नाम होता है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट किए थे, और उसके बाद उन्होंने कई सारे कंक्लूजन्स निकाले थे। तो क्या था, ये जो फ्रूट फ्लाई है, ड्रोसोफिला है, इसी के ऊपर किए गए थे ना जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट, और इसके ऊपर भी जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको हम ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। वेरियस एंटीबायोटिक्स आर डेराइव्ड फ्रॉम फंगी, बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि फंगस से क्या किए जाते हैं, ऑब्टेन किए जाते हैं। सर एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया को या हार्मफुल एंटीजेंस जो होते हैं उनको मारने के काम आते हैं, ठीक है ना। कुछ अच्छे बैक्टीरिया या कुछ अच्छी फंगस जो होते हैं वो कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं जिनका यूज किया जा सकता है कुछ बुरे बैक्टीरिया या कुछ बुरे एजेंट्स को मारने के लिए, तो उनको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, एग्जांपल के लिए, पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम, ये फंगस का नाम है, पेनिसिलियम नोटेटम फंगस का नाम है, और उससे जो केमिकल मिलता है या जो एंटीबायोटिक मिलती है उसका नाम होता है पेनिसिलिन। इट इज एंटीबायोटिक effect was discovered by chance Alexander Fleming in 1927। इसकी डिस्कवरी हुई थी 1927 में, और किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है। ये एक बाई चांस डिस्कवरी थी, ठीक है ना। बाई चांस डिस्कवरी का मतलब होता है कि वो एक्सपेरिमेंट तो किसी और चीज पे कर रहे थे, लेकिन डिस्कवर हो गई क्या? पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक, वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटीबायोटिक। ओके, तो ये कुछ बेनिफिशियल फंगस होती है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं रिप्रोडक्शन इन फंगी, आपको पता है ना फंगस जो होती है वो कैसी होती है? फंगस जो होती है सर वो एज ए फिलामेंटस होती है, ठीक है। अगर मैं उसके फिलामेंट को थोड़ा सा से जूम करके देखूं तो वो कुछ ऐसी दिखाई देती है, करेक्ट? ये फंगल फिलामेंट, ठीक है। इसके बारे में पहले कुछ और चीजें और बता देता हूं मैं। तो जब ये फंगस जो होती है वो ऐसे ऐसे वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, तो यहाँ फंगल फिलामेंट्स जो है वो बहुत सारे, इसको हम बोलते हैं माइसीलियम, ठीक है। ये माइसीलियम है। आपको पता है कुछ फिलामेंट्स जो होते हैं ना वो यूं ग्रो करने लगते हैं, वर्टिकली ग्रो करने लगते हैं, ऐसे यूं। ये जो वर्टिकली ग्रो करते फिलामेंट्स होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी, इसको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। तो ध्यान रखना, जनरली जो फंगल फिलामेंट्स जो होते हैं ना वो यूं लगे होते हैं, लेकिन जो वर्टिकली ग्रो करने लगते हैं ना उसको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। ओके, अभी जो फ्रूटिंग बॉडी जो होती है ना, इसके ऊपर क्या लगे होते हैं? स्पोर्स लगे हुए होते हैं। फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर क्या लगते हैं? स्पोर्स लगते हैं। अच्छा, अब मैं बात कर देता हूं फंगस की। जो फंगस जो होता है ना, उसकी जो सेल्स होती है ना, जनरली होती है एन सेल्स होती है, यानी हैप्लॉइड सेल्स होती है। सर ये हैप्लॉइड सेल्स का मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड सेल्स का मतलब होता है कि एक ऐसी सेल जिसके अंदर क्रोमोसोम का ओनली एंड ओनली वन सेट अवेलेबल है। सर वन सेट अवेलेबल से क्या मतलब है आपका? सुनिए, ध्यान से सुनिए। क्या होता है? क्रोमोसोम्स जो होते हैं, जैसे एक सेल, उस सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, करेक्ट। ये जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर होता है डीएनए, और डीएनए जो होता है वो क्या करता है? आगे चल करके ऐसे एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है। बहुत सारी स्ट्रक्चर्स बनती हैं यूं ऐसे। इन एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं क्रोमोसोम। ओके, तो क्रोमोसोम कहते हैं। अभी क्रोमोसोम जो होते हैं ना, ठीक है ना, इनके कुछ सेट्स होते हैं, सेट होता है पूरा का पूरा सेट। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि अगर ह्यूमन सेल होता है, ह्यूमन सेल्स जो होते हैं ना उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 46।
46 क्रोमोसोम जो होता है ना, उसमें से क्या होता है 23 के दो सेट्स होते हैं। 23 के दो सेट होते हैं। ये 23 एक सेट है और दूसरा 23 जो है वो दूसरा सेट है। अगर इन दो सेट में से अगर कोई एक सेट अवेलेबल होता है तो उन सेल्स को बोलते हैं कि वो सेल्स एन सेल्स हैं या हैप्लॉइड सेल्स हैं। लेकिन अगर 46 के 46 क्रोमोसोम कंप्लीट अवेलेबल हो किसी भी सेल के अंदर, तो इसका मतलब इसके अंदर दोनों सेट अवेलेबल है। 23 दोनों सेट अवेलेबल है। तो जब दोनों सेट अवेलेबल होते हैं किसी सेल के अंदर, तो उस सेल को बोला जाता है कि वो सेल 2n सेल होती है, यानी कि वो डिप्लॉयड सेल है। सेल कैसी है? डिप्लॉयड। तो यहां पर जो सेल्स होती है ना, वो हैप्लॉइड सेल्स होती है। फंगस की जो बॉडी होती है उसके अंदर हैप्लॉइड सेल्स होती है। इसका मतलब क्या होता है कि इनके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं उनका केवल एक सेट अवेलेबल होता है। करेक्ट है? अगर और मैं बात करूं कि जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, मान लो ये फ्रूटिंग बॉडी है, इसके ऊपर ये फ्रूटिंग बॉडी लगी हुई, ये नीचे की तरफ नॉर्मल फिलामेंट है, ऊपर की तरफ फ्रूटिंग बॉडी है। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगे होते हैं? इसके ऊपर लगते हैं स्पोर्स। इसके ऊपर लगते हैं ऐसे स्पोर्स। ये जो स्पोर होते हैं इनकी क्या खास बात होती है सर? ये जो स्पोर होते हैं ये आगे चल करके नया फंगस बना सकते हैं। ठीक है ना, ये आगे चलकर नया फंगस बना सकते हैं। जब एयर आती है तो ये एयर करंट के साथ क्या होता है, उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाता है। और कहीं पर भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड डिकम्पोज होता हुआ या कोई भी खाने की चीज जो होती है वो दिखती है और वहां पर वार्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट हुआ, तो ये उस जगह पर ये स्पोर्स जाकर के जर्मिनेट करते हैं और वहां पर नया फंगस ग्रो होने लगता है। ठीक है ना। अगर अब मैं बात करूं इन स्पोर फॉर्मेशन की, तो ये स्पोर जो होंगे वो भी कैसे होंगे? एन होंगे। अच्छा सर, मेन बॉडी भी एन, मेन बॉडी जो है उसकी सेल्स भी एन, स्पोर्स की सेल्स भी एन। तो यहां पर ये जो मेन बॉडी है उसकी कुछ सेल्स आगे चल के स्पोर बनाएगी, तो कौन सा डिवीजन होगा जिसके कारण एन स्पोर्स बनेंगे? आपको पता है अगर ये फ्रूटिंग बॉडी एन है और उसी से आगे एन स्पोर बनना है, तो जो डिवीजन होता है उसको हम बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस जो होता है वो ऐसा डिवीजन होता है जिसके कारण क्या होता है, एन सेल्स से आगे चल करके दो एन सेल्स बनती है। यानी कि ये दोनों डॉटर सेल्स जो होती है वो अपने मदर सेल्स के जैसी होती है, उनमें क्रोमोसोम के नंबर जो होते हैं वो अपनी मदर सेल के इक्वल होते हैं। तो ये माइटोसिस के थ्रू क्या करेगी? स्पोर्स बनाएगी। कौन सी? ये फंगस। ठीक है, अब एक बात बताता हूं, जो फंगस होती है ना, इनके जो स्पोर्स होते हैं ना, ये एयर करंट के थ्रू इधर उधर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो फ्रूटिंग बॉडी बन रही है उसके ऊपर जो स्पोर्स लगे होते हैं, ये स्पोर्स लगे हुए, मान लो स्पोर्स को मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं, ये स्पोर्स लगे हुए। इन स्पोर्स के ऊपर क्या होता है, किसी भी तरह की कोई कवरिंग नहीं होती। तो मैं यहां लिख देता हूं नो कवरिंग, किसी भी तरह की कवरिंग नहीं होती। तो जब कवरिंग नहीं होती तो ये बाहर की तरफ ऐसे ही लगे होते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं कि यहां पर जो है वो स्पोर्स लगे होते हैं एक्सोजीनसली, एक्सोजीनसली लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर वहीं मैं दूसरी कंडीशन की बात करूं, दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करूं, तो इसके ऊपर क्या होता है, कवरिंग मिलती है। ठीक है, ये है, और इसके ऊपर क्या है, कवरिंग मिलेगी। मान लो मैंने कवरिंग इसके लगा, ये कवरिंग मिलेगी। तो जब ये कवरिंग लगी हुई होती है तो हम बोलते हैं कि यहां पर स्पोर्स लगे होते हैं एंडोजीनसली। और ये जो कवरिंग होती है ना, कवरिंग होने के कारण यहां एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। तो मैं बोल दूं कि स्पोरेंजियम के अंदर की तरफ लगे हुए होते हैं क्या, स्पोर्स। और ये जो अरेंजमेंट होता है ये बोलते हैं कि ये एंडोजीनसली अरेंजमेंट है इनका। तो यहाँ स्पोर्स कैसे लगे हो सकते हैं? विदाउट कवरिंग वाले होंगे तो एक्सोजीनसली होंगे, और विद कवरिंग वाले होंगे तो एंडोजीनसली होंगे। और कवरिंग के अंदर लगे हुए मतलब वो कवरिंग क्या है, स्पोरेंजियम है। ठीक है ना, स्पोरेंजियम है कवरिंग वो। उसके बाद अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन की, कि फंगस जो होते हैं वो अपने नंबर कैसे बढ़ाती है, तो नंबर कैसे बढ़ाती है उसको लेकर के बात करने के लिए तीन तरह का रिप्रोडक्शन इसके अंदर देखते हैं। The fungi have the three types of reproduction are formed. Number first is a vegetative reproduction. Number second is an asexual reproduction.
एंड नंबर थर्ड इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो तीन तरीके ऐसे होते हैं जिससे कि फंगस जो होती है वो अपने नंबर बढ़ा सकती है। तो ये कैसे कैसे होते हैं, अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फंगस के अंदर फर्स्ट टाइप का रिप्रोडक्शन बात करते हैं जो कि बहुत कॉमनली देखा जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, एक फंगस अपनी ही बॉडी से नई बॉडी बना सकती है, यानी किसी एक फंगस की बॉडी से क्या होगा, आगे नया फंगस बनेगा। ठीक है ना। इसके भी दो तीन मेथड्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो मैं बता देता हूं। सबसे फर्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे फर्स्ट मेथड आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है, देखिए एक फंगस जो कि फिलामेंटस होती है। फिलामेंटस का मतलब आपको पता है कि फंगस जो होते हैं उसके अंदर सेल्स जो होती है वो ऐसे चेन के फॉर्म में जुड़ करके फिलामेंट्स बनाती है। तो क्या होता है, कई बार वो फिलामेंट्स टूट जाते हैं। जब वो फिलामेंट्स टूट जाएंगे, जितने भी फिलामेंट्स बनेंगे उन सारे के सारे फिलामेंट्स से क्या होगा, एक नया फंगस जनरेट होगा। कैसे, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, इसका मतलब ही क्या है, टूट जाना। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंट का मतलब फ्रेगमेंट्स बन जाना, यानी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाना। मान लो ये एक फंगल फिलामेंट था, करेक्ट, ये फंगल फिलामेंट था, इसके मैंने टुकड़े कर दिए, किसी भी रीजन की वजह से इसके टुकड़े हो गए। मान लो ये फंगस किसी प्लांट पे ग्रो कर रहा था, उस प्लांट की जो ब्रांच है वो टूट गई, तो आधा फंगस जो है वो नीचे गिर गया, आधा फंगस ऊपर रह गया। तो बताओ फ्रेगमेंटेशन हो गया ना वहां। तो नीचे जो फ्रेगमेंट्स बने हैं और ऊपर जो फ्रेगमेंट्स रहे हैं, मान लो ये दो फ्रेगमेंट्स हो गए, ये ऐसे दो फ्रेगमेंट्स बना दिए मैंने, तो दो फ्रेगमेंट्स बन गए। ये दोनों ही आगे चल करके क्या करेंगे, कंप्लीट न्यू फंगस बना लेंगे, न्यू फंगस। और ये भी आगे चल करके न्यू फंगस बनाएगा, आगे और ज्यादा जा करके ग्रो करेगा और नए फंगस में डेवलप हो जाएगा। दैट मेथड इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन विच इंक्लूडेड इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बॉडी से ही नई बॉडी बनती है ना। तो ये पहला मेथड था फ्रेगमेंटेशन। सेकंड मेथड आपको बताता हूं, बडिंग। बडिंग बडिंग एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यूनिसेल्युलर फंगस पार्टिसिपेट करती है। यूनिसेल्युलर फंगस कौन सी होती है, यीस्ट। यीस्ट यूनिसेल्युलर फंगस है जो कि बडिंग जैसा मेथड दिखाती है। इस मेथड में क्या होता है, ये यूनिसेल्युलर फंगस है, ये सिंगल सेल वाली फंगस है। इसके अंदर छोटी सी बड बनेगी, छोटी सी बड बनेगी, ये बड बनेगी इस पर, पेरेंट सेल पर, ये पेरेंट सेल, और ये क्या है, बड है। मैं इसको लिख देता हूं बड। कुछ टाइम तक तो क्या होता है, ये बड अपनी पेरेंट सेल के साथ लगी हुई रहती है। उसके बाद ये अपनी पेरेंट सेल से अलग हो जाती है और पेरेंट सेल से अलग होकर के क्या होता है, आगे चल करके ये बड जो है वो नया फंगस बनाएगी। करेक्ट। तो ये भी तो क्या हुआ, एक फंगस से, उसकी बॉडी से ही नया फंगस बनना हो गया ना। तो फ्रेगमेंटेशन और बडिंग जो होती है, ये दोनों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड है, बहुत कॉमनली देखे जाते हैं फंगस के अंदर। ये कब देखे जाते हैं, जब फंगस की फेवरेबल कंडीशन होती है। फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या होता है, जब फंगस को अपना जो भी सुटेबल टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, वो सब मिल रहा है, तो फंगस क्या करती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करती है, क्योंकि इसके थ्रू बहुत जल्दी नंबर बढ़ते हैं फंगस के। ठीक है ना। तो ये था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरे मेथड की, दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके अंदर कुछ स्पोर्स बनते हैं। कहां बनते हैं, कुछ स्पोर्स बनते हैं, सम स्पोर्स। इसके थ्रू जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हालांकि एक ही फंगस इंक्लूड होती है इसके अंदर। आपको पता है, जब एक ही पेरेंट से नई ऑफस्प्रिंग्स बनती है, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो यहाँ एक फंगस के ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे स्पोर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और वो स्पोर जो है वो आगे जनरेट होकर के, आगे मैं ये कह सकता हूं कि आगे चल करके वो जर्मिनेट होंगे। ठीक है ना, जर्मिनेट होकर के आगे चल करके नया फंगस बनाएंगे या नया फंगस फिलामेंट बनाएंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, स्पोर्स बनते हैं। तो स्पोर्स तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है जूस स्पोर्स, एक होता है जूस स्पोर्स। जूस स्पोर्स ऐसे होते हैं जो कि मोटाइल होते हैं, मोटाइल होते हैं, यानी ये चलते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर फ्लैजिला होता है। जैसे मान लो ये स्पोर है, इनके अंदर फ्लैजिला है, तो ये चलेंगे, इसका न्यूक्लियस है, ये मोटाइल होते हैं, चलते हैं। तो चलेंगे कहां, चलने के लिए मीडियम चाहिए होता है। चलने के लिए क्या, कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है ना, और मीडियम की तरह कौन एक्ट करता है, पता है क्या, वाटर। तो ये ऐसे स्पोर्स होते हैं जो पानी है उसके आसपास का एरिया जो होता है ना, उसमें ग्रो करने वाले फंगस ऐसे जूस स्पोर्स बनाते हैं, जो कि पानी वाले मीडियम में चल करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं।
ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूं, एप्लेनोस्पोर्स होते हैं, एप्लेनोस्पोर्स। एप्लेनोस्पोर्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब उनमें चलने के लिए फ्लैजिला नहीं होता। ये टेल जैसी स्ट्रक्चर होती है ना, उसको फ्लैजिला कहते हैं, फ्लैजिला। एक से ज्यादा होता है तो कई बार ऐसे फ्लैजिला बोल देते हैं, सिंगल को कई बार फ्लैजिलम भी लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो ये नॉन मोटाइल होते हैं, क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, फ्लैजिला जैसी स्ट्रक्चर नहीं मिलती, तो दे आर नॉन मोटाइल। और एक स्पेशल तरह के स्पोर्स मिलते हैं, दैट आर ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स हो गया, और एक होता है कोनिडिया। कोनिडिया ये भी एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जो कि कई फंगस में बनते हैं। तो ये स्पोर्स कैसे बनते हैं पता है क्या? देखो मैंने बताया भी था, कहा था ये फंगल फिलामेंट्स है, ये उसका माइसीलियम है। कुछ फंगल फिलामेंट्स ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, ऐसे वर्टिकली ग्रो करना चालू कर देते हैं, क्या बनाते हैं? फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं ना। उसके ऊपर की तरफ, अगर उसके ऊपर की तरफ किसी कवरिंग में लगे हुए हैं अगर स्पोर्स, तो मैं कहता हूं कि वो स्पोर्स एंडोजीनसली बने हैं, है ना। ये स्पोर्स है, ये स्पोर्स दे फॉर्म एंडोजीनस, क्योंकि उसके ऊपर कवरिंग है। और अगर ये विदाउट कवरिंग हो तो दे आर एक्सोजीनसली फॉर्म, कुछ भी हो सकता है। तो ज़ूस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स और कोनिडिया, ये तीन तरह के एसेक्सुअल स्पोर्स मिलते हैं फंगस के अंदर, ठीक है। और फंगस जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए करती है क्योंकि कहीं कहीं उसके अंदर अनफेवरेबल कंडीशंस जब दिखाई देती है तो वो स्पोर्स बनाना स्टार्ट करती है। तो स्पोर्स की ऐसी क्या खास बात होती है? स्पोर्स की खास बात ये होती है कि उसके ऊपर बहुत हार्ड कवरिंग मिलती है, तो वो अनफेवरेबल कंडीशंस को भी बहुत इजीली क्या कर सकता है, इजीली तो क्या मतलब टॉलरेट कर सकता है कि बहुत हाई टेम्परेचर है, अगर ड्राइनेस है, तो वो स्पोर जो होगा वो उसको टॉलरेट कर देगा, वो उसको सहन कर लेगा। फिर जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी ये स्पोर जर्मिनेट होगा और नया फंगस बनाएगा, करेक्ट। तो उसके बाद थर्ड मेथड की बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा टिपिकल होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, बहुत सारे स्टेप हैं, इसलिए थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन इतना भी नहीं है कि समझ में ही ना आए, करेक्ट। देखिए समझने की कोशिश करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। अब आपको पता है सीधा सीधा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहां पर मेल और फीमेल गैमेट्स जो है वो काम आएंगे। तो मैं कह दूं यहां पर मान लो ये एक फंगल फिलामेंट है, ये दूसरा फंगल फिलामेंट है ना। दोनों सेम ही स्पीशीज के होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक फंगस किसी दूसरा है और दूसरा फंगस किसी दूसरे स्पीशीज का है, नहीं नहीं ऐसा नहीं। तो यहां क्या होगा, इस फंगस में मान लो मेल गैमेट बने, ये मेल गैमेट्स, और इसमें बने फीमेल गैमेट, ठीक है, ये गैमेट्स है यार, गैमेट्स। अब मैं गैमेट्स के बारे में थोड़ा सा बताता हूं, सुनना ध्यान से। गैमेट्स, गैमेट्स जो होते हैं वो मेल और फीमेल दो तरह के होते हैं। अब कई बार क्या होता है फंगस में, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही सिमिलर दिखते हैं, बहुत ही सिमिलर दिखते हैं। मान लो ये मेल गैमेट है और यही फीमेल गैमेट है, ऐसे हम इनको देख करके आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। ऐसे गैमेट्स जिनमें मेल और फीमेल दोनों एक दूसरे के इक्वल या एक दूसरे के जैसे दिखते हो, उनको हम बोलते हैं कि दोनों आइसोगैमेट्स हैं। कैसे है? आइसोगैमेट्स। आइसो का मतलब होता है एक जैसे। फिर उसके बाद क्या होता है, ये फर्स्ट टाइप का, ये आइसोगैमेट्स है, आइसोगैमेट्स है। उसके बाद कई बार क्या होता है, उनकी शेप तो सेम होती है लेकिन साइज में फर्क होता है। मेल गैमेट थोड़ा सा छोटा होता है और फीमेल गैमेट थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखो शेप तो दोनों की सेम है लेकिन साइज में फर्क है, एक छोटा और एक बड़ा है। तो छोटा वाला जो गैमेट होता है वो मेल होता है और बड़ा वाला जो होता है वो फीमेल होता है। इनको हम बोलते हैं एनाइसोगैमेट्स, गैमेट्स। और जब हम मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स को इजीली देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनका साइज और शेप दोनों ही बहुत अलग होता है, तो उसको हम कहते हैं दैट इज oogametes, oogametes। यहां क्या होगा, मेल जो होगा वो बहुत ही छोटा होगा और बहुत इजीली में हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उसको ऐसे तो माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब हम ऐसे देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेल गैमेट है। और फीमेल गैमेट जो होता है वो बहुत बड़ा सा होता है, ठीक है, ये आपस में फ्यूज करेंगे तो इनको बोलते हैं oogametes, ये oogametes है।
तो तीन तरह के गैमेट्स बनते हैं, आइसोगैमेट्स, एनाइसोगैमेट्स और oogametes। आइसोगैमेट्स क्या होता है, दोनों एक जैसे दिखते हैं, शेप और साइज दोनों का एकदम सिमिलर होता है। एनाइसोगैमेट्स के अंदर क्या होता है, शेप तो लगभग सिमिलर होता है लेकिन साइज में फर्क होता है। और oogametes में क्या होता है, शेप एंड साइज दोनों ही एकदम अलग होते हैं। तो यहां अगर जो मैंने बनाया, मान लो गैमेट्स जो है वो मैंने अलग अलग बना दिए, ठीक है, मैं इसकी जगह आइसोगैमेट्स भी बनाता तो भी चलता। देखो पता है क्या, अगर मैं ऐसे बनाता कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ऐसे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर पता है क्या, फंगस के अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है वो ऐसे ही बनते हैं। मान लो ये मेल और ये फीमेल, ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है, करेक्ट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे। जब ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे तो क्या होगा, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दौरान पे पता है क्या होता है, कई बार इन दोनों फंगस के सिर्फ साइटोप्लाज्म जो होते हैं वो मिक्सअप होते हैं, दोनों के न्यूक्लियस मिक्स नहीं होते। तो क्या हो गया, मान लो इनका दोनों का साइटोप्लाज्म मिक्स हुआ और न्यूक्लियस अभी भी अलग पड़ा। ऐसा लगता है कि न्यूक्लियस जो है ना दोनों एक दूसरे से लड़े हुए हैं, कहता है नहीं मेरे को तेरा चेहरा नहीं देखना, वो कहता है मेरे को तेरा चेहरा नहीं देखना। हाँ दोनों पास पास तो आ गए लेकिन दोनों मिक्स नहीं हो रहे आपस में। तो यहां सिर्फ साइटोप्लाज्म मिक्स हुआ, तो इस प्रोसेस को पता है कि इसको प्लाज्मोगैमी भी कह देते हैं, प्लाज्मोगैमी भी कह देते हैं। ये सिर्फ साइटोप्लाज्म मिक्स हुई तो प्लाज्मोगैमी हुई है खाली, क्योंकि न्यूक्लियस अभी भी मिक्स नहीं हुई। के बीच में कई फंगस में ये स्टेज दिखाई देती है जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस कुछ टाइम के लिए क्या होता है एक दूसरे से सेपरेट ही रहते हैं, कहता साइटोप्लाज्म मिक्स हो गए कोई बात नहीं अभी हम मिक्स नहीं होंगे। तो ये स्टेज पता है क्या होता है, इस स्टेज को हम बोलते हैं डाइकैरियन स्टेज। डाइकैरियन स्टेज कहते हैं। डाई का मतलब होता है दो, कैरियन वर्ड आता है न्यूक्लियस के लिए। डाइकैरियन स्टेज में क्या होता है, दो न्यूक्लियस हैं जो किसी एक ही सेल के अंदर पड़े हैं। इसी स्टेज को पता है हम N+N स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस भी हैप्लॉइड होता है और ये न्यूक्लियस भी हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मतलब क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है या सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सिंगल है, ठीक है ना। तो N+N है, इसको डाइकैरियन स्टेज भी कहते हैं। कुछ टाइम बाद मान लो इन दोनों के बीच में इश्यूज सॉल्व हो गए और दोनों आपस में जाकर के मिल गए, तो मान लो उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद ये दोनों न्यूक्लियस आपस में मिल जाते हैं। तो बताओ ये दोनों न्यूक्लियस मिलने के बाद जो न्यूक्लियस बनेगा दैट इज 2N, और ये यहां बनता है जाइगोट। ये यहां बनता है जाइगोट, ये जाइगोट बन गया, ठीक है। अब ये जाइगोट जो है वो 2N है। हमें पता है जाइगोट हमेशा 2N होता है क्योंकि वो दो हैप्लॉइड सेल्स से मिलकर बना हुआ है, तो वो जाइगोट खुद एक डिप्लॉइड सेल है। लेकिन फंगस की जो बॉडी होती है, फंगस के जो फिलामेंट्स होते हैं उनके अंदर जो सेल्स होती है वो सेल्स तो हैप्लॉइड होती हैं। तो सर ये जाइगोट जो होगा वो तो आगे जा करके मान लो अगर वो सेल डिवीजन करता है और वो माइटोसिस करता है तो वो सारी की सारी सेल्स जो बनाएगा वो सारी डिप्लॉइड सेल्स बनाएगा, क्योंकि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो चेंज नहीं होते हैं। लेकिन अब क्या करेगा, ये जाइगोट कहेगा नहीं नहीं भैया मुझे तो हैप्लॉइड सेल्स बनानी है। तो हैप्लॉइड सेल्स बनाने के लिए सेल डिवीजन का एक मेथड होता है, दैट मेथड इज कॉल्ड मियोसिस, ठीक है ना। जब मियोसिस होता है तब 4 सेल्स बनती हैं, ध्यान से सुनना, और वो चारों की चारों सेल्स क्या होती है, हैप्लॉइड सेल्स होती है। चारों की चारों सेल्स कैसी है, हैप्लॉइड सेल्स होती है। और क्या किया मैंने यहां, मियोसिस किया। मियोसिस करने के बाद 4 हैप्लॉइड सेल्स बनी। दैट हैप्लॉइड सेल्स आर कॉल्ड सेक्सुअल स्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर्स कहते हैं इनको। और ये सेक्सुअल स्पोर्स जो होता है वो हैप्लॉइड हो गए। अब ये क्या कर सकते हैं, आगे माइटोसिस कर सकते हैं, और माइटोसिस करके वो जितनी भी सेल्स बनाएंगे वो सारी की सारी हैप्लॉइड होगी, और वो आगे चल करके सारी सेल्स एक दूसरे के साथ चेन बना करके नया फंगस फिलामेंट बनाएगी। तो ये मेथड जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर है। मैं फिर से बता देता हूं, गैमेट्स के बारे में आपको पता चल गया, आइसोगैमेट्स, एनाइसोगैमेट्स और oogametes होते हैं। इनके 3 स्टेप्स होते हैं। देखो सबसे पहले गैमेट्स बने, मेल और फीमेल गैमेट्स बने, दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद कई बार क्या होता है, कई बार सिर्फ साइटोप्लाज्म मिक्स होते हैं। साइटोप्लाज्म मिक्स होते हैं तो उसको क्या कह देते हैं, प्लाज्मोगैमी कह देते हैं। तो इनके बीच में एक स्टेज आती है जिसमें न्यूक्लियस जो होता है वो एक दूसरे से फ्यूज नहीं होते कुछ टाइम के लिए। तो वो जो इंटरमीडिएट स्टेज है उसको हम बोलते हैं डाइकैरियन स्टेज, N+N स्टेज कह देते हैं उसको। क्यों, क्योंकि 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस पड़े हैं एक ही सेल के अंदर। उसके बाद यहां न्यूक्लियस भी मिक्स हो जाता है। पता है न्यूक्लियस के अंदर जो आपस में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, जैसे प्लाज्मोगैमी बोला ना वैसे न्यूक्लियर फ्यूजन को बोलते हैं कैरियोगैमी। कैरियोगैमी।
कैरियोगेमी बोलते हैं। कैरियोगेमी क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन को बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। डिप्लॉइड जाइगोट कहता है भैया मुझे तो हैप्लॉइड सेल्स बनानी है, तो वो मियोसिस करता है। मियोसिस करने के बाद 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती है और इन चारों हैप्लॉइड सेल्स को सेक्सुअल स्पोर्स बोलते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं ना, तो सेक्सुअल स्पोर्स कहते हैं। और ये आगे माइटोसिस करते हैं और माइटोसिस करके नया फंगल फिलामेंट बनाते हैं। ये फंगस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड होते हैं और ये उसके स्टेप्स हैं सारे के। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इनके स्टेप्स की। सबसे पहला है प्लाज्मोगेमी। इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स। गैमेट्स मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। समटाइम्स टू हैप्लॉइड हाइफे कम टुगेदर एंड फ्यूज। कई बार तो क्या होता है, दो हैप्लॉइड हाइफे जो होते हैं, हाइफे का मतलब ये फिलामेंट्स ये फिलामेंट्स है, एक फिलामेंट फंगस का, इसके अंदर ये न्यूक्लियस, ठीक है। ये दूसरा फिलामेंट, हालांकि स्पीशीज सेम ही है फंगस की। कई बार ये हाइफे जो होता है वो एक दूसरे के साथ क्या करता है, फ्यूज कर जाता है। तो पता है कैसा हाइफे बनता है? एक ऐसा हाइफे बनता है, मतलब मैं तो फिलामेंट दिखा रहा हूं, लेकिन सिर्फ एक ही फिलामेंट फ्यूज थोड़ी करता है, बहुत सारे फिलामेंट्स फ्यूज करते होंगे ऐसे। तो यहां यूं ऐसे डाइकैरियोनिक स्टेज वाला हाइफे बनता है, ऐसे बनता है। क्यों? क्योंकि आपस में मिक्स हो गए, न्यूक्लियस अभी मिक्स हुए नहीं इनके अंदर। उसके बाद क्या होता है? कैरियोगेमी। इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इन सम फंगी, द टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली फ्यूज। कई बार कुछ फंगस में क्या होता है, जैसे ही प्लाज्मोगेमी हुई उसके ठीक बाद कैरियोगेमी हो जाएगी, ठीक है, एंड फॉर्म डिप्लॉइड सेल्स। व्हाइल इन सम एग्जांपल्स, कुछ दूसरे में, किसमें एग्जांपल ध्यान रखना, एस्टोमाइसिटीज के अंदर और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस कुछ टाइम बाद फ्यूज होते हैं, तो वहां डाइकैरियोटिक स्टेज आती है, N+N स्टेज आती है, which later becomes diploid। कुछ टाइम बाद में वो न्यूक्लियस फ्यूज होकर के जाइगोट बना लेते हैं। Such phases is called डाइकैरियन फेज, ठीक है, इसको डाइकैरियन फेज भी बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, मैंने कहा था जाइगोट होगा, जाइगोट है, ये रहा। इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे। ये देखिए, मियोसिस इन जाइगोट। Fungi form fruiting bodies in which reductional division occurs, forming haploid spores। तो वो जो जाइगोट जहां बनता है उसके बाद क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी बनती है। मान लो फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर जाइगोट कहीं बना हुआ था, तो वहां क्या होगा, जाइगोट में मियोसिस होगा और मियोसिस होने के बाद क्या होगा, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। ये हैप्लॉइड स्पोर्स एंड दे आर आल्सो कॉल्ड सेक्सुअल स्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर्स कहते हैं उनको। और फिर ये आगे चल करके क्या करते हैं, नया फंगस बना लेते हैं। When a fungus reproduce sexually, then two haploid hyphae, two compatible mating types of come together and fuse। कई बार मैंने बोला था ना, haploid hyphae जो होते हैं वो भी आकर के फ्यूज हो जाते हैं। फिर उसके बाद in some fungi the fusion of two haploid cells immediately results the diploid cells to an, ठीक है। कुछ एक के बाद क्या होता है, आगे चल करके हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। हैप्लॉइड स्पोर बनने के बाद क्या होता है, उनके अंदर माइटोसिस होता है और माइटोसिस होने के बाद आगे चल करके नया फंगस बना लिया जाता है। ये सब वही है अभी हमने देखा था। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, फंगस की चार क्लासेस है। मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम किस बेस पर है, माइसीलियम कैसा है इनका, माइसीलियम कैसा है, ठीक है। दूसरा, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर कैसे बनते हैं इनके अंदर, एंड फ्रूटिंग बॉडीज कैसी हैं, एंड द बेसिस ऑफ डिवीजन। ये 3-4 बेसिस है, इनके बेस पर क्या है, अलग अलग क्लासेस बनाई है फंगस की। कौन कौन सी है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरियोमाइसिटीज। 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है फंगस को, माइसीलियम के बेस पर, स्पोर फॉर्मेशन के बेस पर, फ्रूटिंग बॉडी और कैसे वो डिवीजन करते हैं आगे चल करके, वैसे इस बेस पर 4 क्लासेस बनाई गई है। हमें अब इन 4 क्लासेस, ठीक है, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके एग्जाम्पल्स देखने हैं, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं इन 4 क्लासेस को। सबसे पहले मैं बात करता हूं फाइकोमाइसिटीज की। Members of Phycomycetes are found in aquatic habitats। पता है क्या, सिंगल फंगस है जो आपको दिखेगी aquatic habitats के अंदर, ठीक है ना। इस ग्रुप के मेंबर्स ही aquatic habitats में दिखते हैं, बाकी 3 के मेंबर्स आपको aquatic habitat में नहीं दिखेंगे। मतलब पानी में फंगस का रहना बहुत रेयरली होता है, ठीक है ना। मॉइस्चर वाली जगह रह सकती है फंगस, लेकिन पानी में नहीं रह सकती फंगस। कुछ एक फंगस होती है जो रेयरली पानी में मिलती है, तो aquatic habitats में मिलती है। और डिकेइंग वुड पे मिल सकती है,
ठीक है, इन द मॉइस्ट यानी नमी वाली जगह जो होती है वो डैम्प प्लेसेस का मतलब ऐसी जगह जहां पर छाया होती है, ठीक है ना। और कैसे मिल सकती है, ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स, और वो प्लांट्स के ऊपर ऑब्लिगेट पैरासाइट के फॉर्म में मिलती है, मतलब उनके अंदर डिजीज पैदा करेगी, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है कि वो प्लांट के ऊपर रहेगी, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो उनके ऊपर डिजीज करेगी ही करेगी, वो और कहीं नहीं रह सकती। द माइसीलियम इज एसेप्टेट, माइसीलियम कैसा है, एसेप्टेट है इनका, ठीक है। इसको सिनोसाइटिक भी बोलते हैं क्योंकि एसेप्टेट होगा तो बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियस जो होंगे वो एक ही फिलामेंट के अंदर होंगे, इसको सिनोसाइटिक कंडीशन भी बोलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द जूस स्पोर्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, जूस स्पोर्स से होता है क्योंकि वो मोटाइल होते हैं, और बाय द एप्लेनोस्पोर्स जो कि नॉन मोटाइल होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखे थे। These spores are endogenously produced in the sporangium, मैंने कहा था कवरिंग में बनते हैं, अगर स्पोर्स उसके ऊपर कवरिंग है तो वो एंडोजीनसली बन रहे हैं, ठीक है। और वो जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो जो कवर होता है या वो जो थैली जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर स्पोर्स भरे हुए रहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजियम, ठीक है ना। तो यहां ये फ्रूटिंग बॉडी है, दैट इज स्पोरेंजियम, ये स्पोरेंजियम है और इसके अंदर बनते हैं स्पोर्स, करेक्ट। आगे चलो, नेक्स्ट देखिए, zygospore is formed by the fusion of two gametes. zygospore इंपॉर्टेंट टर्म है, हिंदी में नहीं है, ठीक है ना, हिंदी मीडियम की बुक्स में ये नाम नहीं है, ये लाइन भी नहीं है, सिर्फ इंग्लिश मीडियम की बुक्स में ये लाइन दी गई है, zygospore। zygospore का मतलब क्या है, सुनिए ध्यान से। मान लो दो गैमेट्स थे, वो आपस में फ्यूज हुए, करेक्ट, वो आपस में फ्यूज हुए, इनके पास डाइकैरियोनिक स्टेज बनी या नहीं भी बनी, कुछ भी हो सकता है, और ये मान लो जाइगोट बना। अब इस जाइगोट के ना थोड़ा सा मन में क्या है, ऐसा आ गया, आलस आ गया, कहता है यार आगे जाकर के ना मेरे को सेक्सुअल स्पोर्ट्स बनाने पड़ेंगे, म्यूसिस करना पड़ेगा, अभी इच्छा नहीं है। क्यों भाई, क्यों इच्छा नहीं है, क्योंकि उसने देखा कि उसके आसपास का जो एनवायरमेंट था वो उसके फेवरेबल नहीं है, फेवरेबल नहीं है, तो ऐसे तो क्या होगा, वो कुछ टाइम तक के लिए एक रेस्ट फेज में चला जाएगा। तो अपने चारों तरफ पता है क्या होता है, वो जाइगोट, ये जाइगोट है, वो जाइगोट जो होता है अपने चारों तरफ क्या होता है, हार्ड थिक कवरिंग बना लेता है, यू थिक कवरिंग बना लेता है, ताकि अनफेवरेबल कंडीशंस का असर उसके ऊपर ना पड़े। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है दैट इज कॉल्ड जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर कहते हैं इसको, दैट इज कॉल्ड जाइगोस्पोर। उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब ये जाइगोट आगे चल करके क्या करता है, म्यूसिस करता है और सेक्सुअल स्पोर्स बनाता है। These gametes are similar in morphology, कई बार क्या होता है, गैमेट्स जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, दैट आर आइसोगैमस, डिसिमिलर होंगे तो अनाइसोगैमस और ऊगैमस हो सकते हैं, अगर हमें बहुत इजीली वो दिखाई देते हैं सही तरीके से, जो साइज और शेप में वेरिएशंस होते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, बहुत इजीली साइज और शेप में हम वेरिएशंस के अंदर क्या कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। सम कॉमन एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, म्यूकर, म्यूकर है, राइजोपस जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, यानी ब्रेड के ऊपर ग्रो करती है ये, ठीक है, एंड एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो द पैरासाइट फंगी ऑन द मस्टर्ड। देखो ये राइजोपस दिखा रखा है और ये उसके ऊपर क्या है, स्पोर्स दिखा रखे हैं, ये स्पोर्स, ये स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम है और ये स्पोर्स है जो कि एनवायरनमेंट में क्या हो रहे हैं, फैल रहे हैं, ठीक है। नीचे की तरफ मैंने जो डायग्राम दिखाया है वो किसका है, एल्ब्यूगो का है। एल्ब्यूगो जो होती है वो सरसों के अंदर यानी मस्टर्ड लीव्स जो होती है उसके ऊपर क्या करती है, व्हाइट कलर के स्पॉट्स पैदा करती है, ये व्हाइट कलर के स्पॉट्स, ये फंगल डिजीज हो जाती है इसके अंदर। फिर इस लीव्स की क्या होती है, हम आगे चल करके पता है ना, सरसों का साग बोलते हैं, मक्के की रोटी सरसों का साग, क्योंकि इसकी लीव्स जो होती है ना उसको पीस करके वो बनाया जाता है। तो अगर इसके ऊपर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर इसका आगे यूज नहीं लिया जा सकता, ये ना खराब हो गई है। यहां एस्कोमाइसिटीज और उसके मेंबर्स जो है वो खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं, फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज खत्म होता है, एस्कोमाइसिटीज की बात करते हैं। एस्कोमाइसिटीज क्या है, देखिए कॉमनली नोन एज अ सैक फंगी, इसको सैक फंगी बोलते हैं, सैक फंगी है। एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टीसेलुलर, हाँ मोस्टली कैसी होती है, मल्टीसेलुलर होती है, लंबे लंबे फिलामेंट्स होते हैं, चेन्स बनती है। एग्जांपल है इसका पेनिसिलियम, पेनिसिलियम पता है ये वो फंगस है जिससे फर्स्ट एंटीबायोटिक निकाली गई थी। फंगस हमेशा खराब नहीं होती, कुछ फंगसेस अच्छे भी होते हैं, हमने पढ़ी है ना, बेनिफिशियल फंगसेस और हार्मफुल फंगस।
और रेयरली यूनिसेलुलर हो सकती है वो। एग्जांपल है इसका यीस्ट, जिसको हम सैकरोमाइसी बोलते हैं, इसका कंप्लीट नाम होता है सैकरोमाइसिस सेरिवेसी। ये यूनिसेलुलर है, यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर फंगी है, बाकी अदर सारी की सारी कैसी है वो मल्टीसेलुलर होती है। दे आर सैप्रोफाइटिक, वो सैप्रोफाइटिक हो सकती है फंगस, डीकंपोजर्स हो सकती है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना कि सैप्रोफाइटिक और डीकंपोजर्स में अंतर है या दोनों सेम ही। ठीक है, पैरासाइटिक, पैरासाइटिक हो सकती है और कॉर्पोरोफिलस हो सकती है। कॉर्पोरोफिलस का मतलब होता है डंग, यानी गोबर के ऊपर उगने वाली हो सकती है। उसमें भी न्यूट्रिशन अच्छा खासा होता है, तो उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके उसके ऊपर उग जाती है वो। ठीक है ना, ग्रोइंग ऑन काउ डंग। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। माइसीलियम जो है वो ब्रांच्ड हो सकता है और सेपरेट हो सकता है। एक मिनट, माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेपरेट। माइसीलियम इसका ब्रांच्ड होता है और सेपरेट हो सकता है। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया। एसेक्सुअल स्पोर्स कैसे होता है? कोनिडिया होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम। एक्सोजीनसली बनते हैं और कहां बनते हैं? स्पेशल माइसीलियम में बोलते हैं, कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। अब आपको पता है ये कोनिडियोफोर्स क्या है? एक्चुअली ना हम ये वर्टिकली ग्रो करते हुए जो फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं ना, उन फ्रूटिंग बॉडी को ही क्या नाम दे दिया उसने? कोनिडियोफोर्स नाम दे दिया। जो फ्रूटिंग बॉडी होती है ना वर्टिकली ग्रो करती है, जिसको कोनिडियोफोर नाम दे दिया। ठीक है, कोनिडिया एंड जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। कोनिडिया डायरेक्टली क्या करते हैं? आगे जर्मिनेशन करते हैं और नया माइसीलियम प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए, सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर्स कैसे होते हैं? एस्कोस्पोर्स होते हैं। जो सेक्सुअल स्पोर्स मियोसिस के थ्रू बनते हैं ना, अब एस्कोमाइसिटीज में बन रहे हैं तो एस्कोस्पोर्स बोल दिया उनको। विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनसली, बिल्कुल, यानी इसके ऊपर क्या होगी? कवरिंग होगी इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एस्काई, एंड सिंगुलर बोलते हैं तो एस्कस बोलते हैं। अब क्या है ये फिर से मैं बताता हूं, ये फ्रूटिंग बॉडी है। ठीक है, ये फ्रूटिंग बॉडी है। अब इसके ऊपर क्या है? ये ऊपर की तरफ क्या बनता है? स्पोरेंजियम बनता है। अब इसी स्पोरेंजियम का स्पेशल नाम दे दो। क्या नाम दे दो? सिंगल को बोल देते हैं एस्कस, मल्टीपल को बोल देते हैं एस्काई। तुम सिंगल बनाया मैंने तो मैं एस्कस बोल देता हूं। ये एस्कस, इसके अंदर क्या है? सेक्सुअल स्पोर्स बन रहे हैं। सेक्सुअल स्पोर्स कौन से? एस्कोस्पोर्स। करेक्ट। दीज एस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प। अब यहां पर फ्रूटिंग बॉडी का नाम भी क्या दे दिया? एस्कोकार्प दे दिया। ये फ्रूटिंग बॉडी थी, इसका नाम एस्कोकार्प दे दिया। तो यहां फ्रूटिंग बॉडीज के भी अलग अलग नाम आ जाएंगे, स्पोरेंजियम के भी अलग अलग नाम आ जाएंगे। तो डरना नहीं है इन नाम को देख करके, ठीक है ना? नाम यही है, इसी के नाम है। ये फ्रूटिंग बॉडी है, ये स्पोरेंजियम है, इसका एस्कस नाम दे दिया क्योंकि एस्कोमाइसिटीज चल रहा है। एस्कोकार्प नाम दे दिया क्योंकि एस्कोमाइसिटीज नाम चल रहा है। ठीक है ना? सम एग्जांपल्स आर, कौन कौन से? एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। ये इस फंगस के एग्जांपल्स हैं। एस्परजिलस है, क्लेविसेप्स है, न्यूरोस्पोरा है। अब न्यूरोस्पोरा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन अ बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। आपको पता है न्यूरोस्पोरा का यूज जो है वो कुछ बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क्स के लिए हो सकता है। जेनेटिक वर्क्स में हम देखते हैं ना कि जीन्स कैसे काम करते हैं, ठीक है ना? जेनेटिक वेरिएशंस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे जाते हैं, ठीक है ना? आपको याद होगा कि एक वर्ड आता है ड्रोसोफिला, जिसको हम फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। उसके ऊपर बहुत सारे जेनेटिक वर्क किए जाते हैं, ठीक है? क्योंकि कैरेक्टर्स एक जनरेशन से अगली जनरेशन में कैसे जाते हैं वो बहुत इजीली शो होते हैं उनके अंदर। तो ऐसे ही जेनेटिक वर्क के लिए हम न्यूरोस्पोरा का यूज भी करते हैं। ये फंगस होती है, इसका यूज भी करते हैं क्योंकि ये बहुत इजीली शो करती है वेरिएशंस को। मैनी मेंबर्स लाइक मॉरल्स एंड ट्रफल्स। मॉरल्स एंड ट्रफल्स ये दोनों नीट में पूछे गए, ठीक है ना? मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिएबल एंड आर कंसिडर्ड एज अ डिलीशियस। मॉरल्स एंड ट्रफल्स जो होते हैं वो एडिएबल होते हैं, खाने लायक होते हैं। इनको एक तरीके से देखा जाता है डिलीशियस फूड के तौर पे खाया जा सकता है। सारे फंगसेस जो होते हैं वो खाने लायक नहीं होते। फंगसेस जो होते हैं वो बहुत हार्मफुल भी होते हैं, बहुत ज्यादा पॉइजनस भी होते हैं। जस्ट लाइक अमानिटा मस्कारिया, ये पूछा गया नीट में क्वेश्चन है। अमानिटा मस्कारिया जो होता है वो बहुत ज्यादा पॉइजनस फंगस होता है, ठीक है? और वो हैलुसिनेशन भी कॉज करता है, यानी भ्रम पैदा करता है। अगर वो खा लिया जाए तो उसमें भ्रम होने लगता है। जैसे ड्रग्स का असर होता है ना, वैसे ड्रग्स जो है उसका असर ड्रग्स के जैसा दिखाई देता है ह्यूमंस के ऊपर। भ्रम होने लगता है, मतलब जो चीजें नहीं है वो चीजें भी दिखाई देने लगती है। सारे फंगस खाने लायक नहीं होते, हाँ कुछ एक फंगस जो होते हैं वो खा सकते हैं। बात करेंगे थर्ड क्लास की, बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स की। बेसिडियोमाइसिटीज जो होते हैं
कॉमनली नोन फॉर्म्स ऑफ द बेसिडियोमाइसीटीज आर मशरूम्स। इनको जनरली क्या बोलते हैं? मशरूम कहते हैं। वो कुछ मशरूम्स जो खाए जाते हैं, है ना, वो मशरूम्स बेसिडियोमाइसीटीज में आते हैं। इसी को हम ब्रैकेट फंगी भी बोलते हैं और इन्हीं को हम पफ बॉल्स भी कह देते हैं कई। ये इनके कॉमन नाम है। दे ग्रो इन सॉइल, वो मिट्टी में उगते हैं। लॉग्स एंड ट्रीज, सूखे पेड़ के तने जो होते हैं के ऊपर। स्टम्प्स एंड लिविंग प्लांट बॉडीज एज अ पैरासाइट, कभी कभी लिविंग प्लांट बॉडीज के ऊपर एज अ पैरासाइट भी ये ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। रस्ट और स्मट डिजीज पैदा करता है। रस्ट और स्मट डिजीज में क्या होता है पता है क्या? इसमें रस्ट डिजीज में क्या होता है, छोटे छोटे क्या होता है, पाउडर बन जाता है। जो ग्रेन्यूल्स होते हैं प्लांट के ऊपर, उसके ऊपर छोटे छोटे पाउडर से बन जाते हैं। रस्ट डिजीज। स्मट डिजीज में क्या होता है, ऐसे काले काले रंग के यू, जी प्लांट के ऊपर काले काले रंग के क्या होते हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स बन जाते हैं यू, दैट इज अ स्मट डिजीज। और जब हम उस प्लांट को झाड़ते हैं ना, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो नीचे गिरते हैं। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। माइसीलियम कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली नहीं मिलते हैं हमें। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मिलता है, एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन कॉमन है। सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। सेक्स ऑर्गन्स कैसे हैं? एब्सेंट है। But the plasmogamy is brought about the fusion of two vegetative or somatic cells of a different strain or genotypes. लेकिन याद है आपको क्या मिलता है? यहाँ डिफरेंट स्ट्रेन्स के जो फंगस होते हैं, उनके जो फिलामेंट्स होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं। जैसे मान लो ये एक फिलामेंट है, ये दूसरा फिलामेंट, हालांकि एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। ये फिलामेंट्स ये फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर के मैंने कहा था कि वो एक ऐसा हाइफे बनाएंगे जो कैसा होगा, डाइकैरियोनिक स्टेज वाला होगा। करेक्ट। अभी पीछे देखा था, द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव्स टू अ बेसिडियम। तो यहां पता है क्या होता है, जितने भी नीचे माइसीलियम बनते हैं ना, उनके अंदर सेल्स कैसी होती है, सब डाइकैरियोनिक स्टेज होती है। ठीक है। ये और इसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडीज बनने लगती है, और वो फ्रूटिंग बॉडीज जो होती है वो भी कैसी होती है, डाइकैरियोनिक स्टेज वाली होती है। यस, करेक्ट। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स। अब ऊपर की तरफ जो सेल्स होती है ना, जो कि 1 सेल्स बनती है, यहां सिर्फ ऊपर की सेल्स जो होती है ना, सिर्फ उनमें क्या होता है, उनमें कैरियोगेमी होती है। नीचे वाला जो फिलामेंट्स पड़े हैं उनके अंदर डाइकैरियोनिक स्टेज ही पड़ी है। ऊपर वाले के अंदर क्या होता है, फ्यूज होता है। और यहां फ्यूजन हो गया, मान लो यहां फ्यूजन हो गया, तो ये जाइगोट बन गया। करेक्ट। क्या बन गया? ये जाइगोट बन गया। और आपको पता है जाइगोट जो होता है वो आगे मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स बनाता है। ठीक है। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनसली प्रोड्यूस्ड इन बेसिडियम। ये स्पोर्स जो होता है वो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है ना, इसके ऊपर कवरिंग नहीं है मतलब। ठीक है, प्रोड्यूस इन बेसिडियम। अब आगे चल करके ये देखें, 1 2 3 4 मियोसिस होंगे, और मियोसिस होने के बाद 4 सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे, दैट आर कॉल्ड बेसिडियोस्पोर्स। और बेसिडियोस्पोर्स कैसे बनेंगे? एक्सोजीनसली बनेंगे, यानी इसके ऊपर बेसिडियोस्पोर्स लगे होंगे एक्सोजीनसली। है ना। ये क्या हुआ, शुरुआत में 2 फिलामेंट्स थे, ये दोनों फिलामेंट्स मान लो ये फ्यूज किए। ये फिलामेंट्स है, ठीक है ना, मैं कोई वो डांस नहीं कर रहा बोले चुड़िया वाला, ठीक है ना, ध्यान से। ये फिलामेंट्स हैं जो आपस में फ्यूज हुए, और फ्यूज होने के बाद सेल्स कैसी है, सेल्स बन गई डाइकैरियोनिक सेल्स। और वही डाइकैरियोनिक सेल्स आगे चल करके ग्रो करेंगी, और ग्रो करने के बाद एक ऐसा माइसीलियम बनाएगी जिसमें सारी की सारी सेल्स डाइकैरियोनिक है। इसमें सिर्फ ऊपर वाली सेल्स के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद में वहां जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के बाद यहाँ बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे, और बेसिडियोस्पोर्स आगे चल करके नया फंगल फिलामेंट बनाएंगे। The basidia are arranged in fruiting bodies called basidiocarp। हाँ, ये जो fruiting bodies होती है इसको बोलते हैं basidiocarp कह देते हैं। Some common members are कौन कौन से? Agaricus, जिसको हम आम भाषा में मशरूम कह देते हैं, Pastillego जो कि स्मट डिजीज पैदा करता है, एंड Puccinia that is rust fungus। Puccinia जो होता है वो रस्ट फंगस पैदा करता है। पता है, ये गेहूं का जो पौधा होता है ना, गेहूं का पौधा, उसके दाने के ऊपर ग्रो करता है और उस दाने का एकदम पाउडर बना देता है। ठीक है ना, एकदम ब्राउन कलर का पाउडर बना देता है, दाने को खोखला कर देता है गेहूं का। इसीलिए इसका ना पूरा नाम बताता हूँ, पक्सीनिया ग्रैमिनिस। ठीक है, ग्रैमिनी फैमिली जो होती है वो गेहूं के लिए यूज में ली जाती है। गेहूं की जो व्हीट फैमिली होती है उसके लिए ग्रैमिनिस
वर्ड यूज में आता है। तो ये रस्ट फंगस पैदा करता है। ये कुछ इसके एग्जांपल्स। ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात करते हैं। इट इज कॉमनली कॉल्ड सैक फंगी या फंगस इम्परफेक्टाई। इसको ना फंगस इम्परफेक्टाई भी बोलते हैं। ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ दिस फंगस आर इज नोन। यानी इसको ना इम्परफेक्ट फंगी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस फंगस का सिर्फ और सिर्फ क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो डिस्कवर किया है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो है। हालांकि इन फंगस में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिस्कवरी नहीं करी है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिस्कवरी करते हैं तो हम ऊपर के किसी 3 सेक्शन के अंदर इनको रख देते हैं। जिनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिस्कवरी नहीं होती उनको क्या बोलते हैं? फंगस इम्परफेक्टाई बोल देते हैं। पाइसिलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। पाइसिलियम कैसा है? सेप्टेट है और ब्रांच्ड है। The Deuteromycetes reproduce only by the asexual spores known as conidia। उनके अंदर सिर्फ asexual spores मिलते हैं और वो भी कैसे? conidia। They are saprophytic, ये saprophytic होते हैं, parasitic हो सकते हैं और decomposers हो सकते हैं। Examples है Colicotrichum, okay, Alternaria causes early blight of potato and tomato। ये early blight disease पैदा करते हैं potato और tomato के अंदर, यानी disease पैदा करने वाले भी होते हैं। Trichoderma is a soil fungus used in a biological control of other fungus। ट्राइकोडर्मा जो होती है वो सॉइल के अंदर रहती है, अच्छी फंगस है, रूट्स के आसपास रहती है और रूट्स के आसपास रहते हुए वो दूसरी फंगस को रूट्स पे अटैक करने से रोकती है। तो ये एक ऐसी बढ़िया फंगस होती है जो दूसरी हार्मफुल फंगस के इन्फेक्शन को रोकती है। किसमें? प्लांट्स के अंदर। तो ये ड्यूटेरोमाइसिटीज है। यहां फंगस खत्म होता है और फंगस के बाद जो 2 किंगडम्स है, प्लांटी और एनिमेलिया, उनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स यहां दी हुई है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर जो कंप्लीट डिटेल है वो अलग चैप्टर में दिखा रखी है, जिसको हम प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम कहते हैं। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल्स जो है वो हम यहां देख लेते हैं। किंगडम प्लांटी, द किंगडम ऑफ मल्टीसेलुलर प्रोड्यूसर्स, या इसी को हम मेटाफाइटा भी बोलते हैं। मल्टीसेलुलर प्रोड्यूसर्स, मल्टीसेलुलर है वो और प्रोड्यूसर्स है मतलब फोटोसिंथेसिस करेंगे, या इसी को हम मेटाफाइटा बोलेंगे। इट इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर प्लांट्स ऑफ अ लैंड एंड वाटर। यानी कि मल्टीसेलुलर प्लांट्स जो है वो इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, जो कि लैंड पे रह सकते हैं या वाटर पे हो सकते हैं। द मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स कौन कौन से होते हैं? एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। ये उनके एडवांसनेस के बेस पर दिए गए। एल्गी सबसे लेस एडवांस्ड है और एंजियोस्पर्म्स जो है वो सबसे मोस्ट एडवांस प्लांट्स है आज हमारी अर्थ के ऊपर। तो 5 तरह के प्लांट्स होते हैं: एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं इसके? देखिए, दे आर क्लोरोफिल कंटेनिंग मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। ये क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं। मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स एनिमल्स होते हैं, एक से ज्यादा सेल्स हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, सेल के जो अलग अलग ऑर्गेनेलीज होते हैं वो सब इसके अंदर है। The cells have a rigid cell wall made up of cellulose। इनके ऊपर सेल वॉल मिलती है सेल्स के ऊपर, जो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। They show various modes of nutrition। ये अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। हालांकि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो होते हैं ना, प्लांट्स मोस्ट ऑफ क्या हो सकता है, वो हमेशा और हमेशा ऑटोट्रॉप्स ही होता है। लेकिन इक्का दुक्का प्लांट ऐसा है जो कि पैरासाइटिक नेचर दिखाता है, दैट इज कस्कीटा। ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द सारे प्लांट्स कैसे होते हैं? मैं सीधी सीधी बात कहूं, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी कि वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर ऑटोट्रॉप्स, लिखा हुआ है ना, सिंस दे हैव क्लोरोफिल। क्यों? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल है तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। सम प्लांट्स आर हेटेरोट्रॉप्स, कुछ प्लांट्स हेटेरोट्रॉप्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कस्कीटा इज अ पैरासाइट। इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता तो ये खुद का फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकता। तो पता है क्या करता है? ये किसी दूसरे प्लांट के ऊपर क्या करता है? लिपटता है और उससे अपना न्यूट्रिशन क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करने के साथ साथ इंसेक्ट्स जो होते हैं उनको भी खाते हैं। दे आर पार्शियली हेटेरोट्रॉप्स। उनको हम पार्शियली हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो वो कर ही रहे हैं, मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत वो इंसेक्ट को खा करके हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी दिखा रहे हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इंसेक्ट जो होते हैं उनके ऊपर एक काइटिन की कवरिंग मिलती है, उसके अंदर नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होता है। इन प्लांट्स के पास क्या होता है? नाइट्रोजन की कमी होती है। ये प्लांट्स उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए उन इंसेक्ट को खाते हैं, उसका काइटिन का कवर जो होता है या एक्सोस्केलेटन होता है उनका, उसको डाइजेस्ट करते हैं और उससे नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं। तो कुछ प्लांट्स हैं निपेंथिस एंड ड्रोसेरा, दे आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। वो इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, इंसेक्ट को भी खाते हैं। लाइफ साइकिल शोज द अल्टरनेटर ऑफ जनरेशंस हैविंग अ गैमेटोफाइटिक एंड द स्पोरोफाइटिक टू एन इन फेज।
इनके अंदर क्या होता है, इन प्लांट्स के अंदर जनरेशन ऑफ अल्टरनेशन चलता है। कुछ टाइम के लिए क्या होता है, इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, 2n सेल्स मिलती है, दिखाई देती है। ठीक है, 2n सेल्स वाली जो जनरेशन होती है उसको हम स्पोरोफाइटिक बोलते हैं। कुछ n सेल्स वाली जो स्टेजेस दिखती है दैट इज गैमेटोफाइटिक स्टेजेस। क्या होती है डिटेल में आगे पढ़ेंगे अपने कि n और 2n स्टेजेस क्या होती है। 2n स्टेज जो होती है स्पोरोफाइटिक होती है, n जो होती है गैमेटोफाइटिक होती है। गैमेटोफाइट कौन है, स्पोरोफाइटिक कौन है, इन 5 तरह के प्लांट्स में भी अलग अलग तरह की दिखाई देती है। वो सब इनकी जब डिटेल्स आएगी प्लांट किंगडम में तब देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया की। एनिमेलिया में आपको पता है कि एनिमल्स आएंगे सारे। एनिमल्स कैसे होते हैं, सारे के सारे एनिमल्स जो होते हैं क्या वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं? नहीं, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हम फोटोसिंथेसिस नहीं करते, तो हम हेटेरोट्रॉप्स होते हैं सारे के सारे। क्या हमारी बॉडी के ऊपर जो सेल्स हैं उन सेल्स में सेल्यूलोज की सेल वॉल मिलेगी? नहीं मिलेगी, सेल वॉल एब्सेंट होती है हमारे सेल के ऊपर। क्यों? क्योंकि सेल वॉल बहुत हार्ड होती है। प्लांट में सेल वॉल हार्ड होती है इसलिए तो मूवेबल नहीं होते, हम मूवेबल होते हैं बहुत इजीली। क्यों? क्योंकि सेल वॉल नहीं है हमारे ऊपर। देखिए, किंगडम ऑफ मल्टी सेल्यूलर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते और दूसरों से ऑब्टेन करते हैं, दैट आर आल्सो कॉल्ड मेटाजोआ। ठीक है ना? दिस किंगडम इंक्लूड्स ऑल मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, दे आर आल्सो रेफर्ड एज अ मेटाजोन्स। करेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है? दे आर मोटाइल, ओके, और मोबाइल कह सकते हैं, एज दे हैव टू सर्च ऑफ देयर फूड, ये अपने फूड के सर्च के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, शेल्टर के लिए जा सकते हैं। बट कभी कभी कुछ एनिमल्स जो होते हैं जस्ट लाइक स्पॉन्जेस एंड कोरल्स, ये क्या है, सिलेंट्रेट्स के मेंबर्स है। सिलेंट्रेट्स फाइलम है एक, इसके अंदर वो एनिमल्स आते हैं जो कुछ टाइम तक क्या हो सकता है, चल सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो स्टेशनरी हो जाते हैं, चलते नहीं है। स्पॉन्जेस जो होते हैं ये सब कहाँ मिलते हैं, ये हमें मैराइन वाटर में मिलते हैं, यानी समुद्रों में मिलते हैं। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस है जो नहीं चलते। ऑल एनिमल्स शो हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये सारे के सारे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। दे फॉर्म द कंज्यूमर्स ऑफ एन इकोसिस्टम, ये कि इकोसिस्टम के अंदर क्या है, कंज्यूमर्स का काम करता है, यानी कि जो प्लांट्स फूड बनाते हैं उस फूड को लेने का काम करेंगे। और क्या क्या है देखिए इसके अंदर फीचर्स। दे हैव कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी टू मसल सेल्स, हमारे पास मसल सेल्स होती है तो हमारे अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है मसल्स के अंदर। दे कैन ट्रांसमिट इंपल्सेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नर्व सेल्स, हमारी बॉडी में नर्व सेल्स होती है, एनिमल्स में सब में नर्व सेल्स हैं जो कि मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। हमें पता चलता रहता है कि कौन सा स्टिमुलेशन हमारे आसपास चल रहा है, गर्मी, सर्दी, कोई टच, हीट, पेन, इन सब का फील हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास नर्व सेल्स हैं। सम ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर पैरासाइट्स, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पैरासाइट होते हैं, जस्ट लाइक अ टेप वर्म्स एंड राउंड वर्म्स। टेप वर्म्स और राउंड वर्म्स क्या होता है, ये एंडोपैरासाइट्स हो सकते हैं, यानी कि एनिमल्स के अंदर इंटेस्टाइन्स में चले जाते हैं और वहां जो फूड डाइजेस्ट हो रहा है उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो ये पैरासाइट है। दे लैक अ सेल वॉल, इनके ऊपर एनिमल्स के ऊपर क्या होता है, सेल वॉल नहीं मिलती। उसके बाद दे स्टोर फूड रिजर्व्स एज अ फैट और ग्लाइकोजन, वो स्टोर करते हैं फूड को, रिजर्व करते हैं फैट या ग्लाइकोजन के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में या ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड स्टोर किया जाता है हमारी बॉडी में। रिप्रोडक्शन इज मोस्टली सेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ना ही वेजिटेटिव होता है। ऐसे लगता है हमारे हाथ से कोई स्पोर्स बन रहे हैं उससे नया बेबी बनेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स फ्यूजन होते हैं, जाइगोट बनता है और जाइगोट से ही आगे चल करके नया ऑफस्प्रिंग बनता है। देखिए, इन द 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ व्हिटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ द लाइकेन्स एंड सम एसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। एसेल्युलर का मतलब जिसमें सेल नहीं है, सेल से भी गए बीते हैं, मतलब सेल भी नहीं है उनके अंदर। सेल के लिए मोस्टली हमें क्या चाहिए होता है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस या डीएनए, जेनेटिक मटेरियल जो भी है वो चाहिए होता है ना, आरएनए है चाहे डीएनए वो चाहिए होता है। इनके अंदर इन तीनों में ये तीनों जो है वो एक साथ नहीं मिलते। ठीक है, तो ये एसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कौन कौन से, लाइक वायरसेस, वायरियोइड्स एंड प्रायॉन्स। तो आरएच व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में लाइकेन्स के बारे में कुछ नहीं बताया गया, वायरसेस के बारे में, प्रायॉन्स के बारे में और वायरियोइड्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सभी के बारे में बात करेंगे कि व्हिटेकर ने ऐसा क्यों किया, उनको क्यों समझ नहीं आया कि इनको 5 किंगडम्स में से कहीं भी नहीं रखा गया। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन चारों पांचों के बारे में बात करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर खत्म करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।